सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज रिवीजन के दूसरे पड़ाव में हैं, यानी कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सभी इस ऐप पर आ जाएं। और अब हम चूंकि पहली क्लास आपने देखी थी, आपको अच्छी लगी होगी, उसी पैटर्न पर मैं 3 क्लासेस या 4 क्लासेस में एक कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कि आपका एकदम मस्त रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, शानदार रिवीजन हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, कैसा लगा था क्लास? पहले तो आप मुझे अपने व्यूज बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा था। जो मैंने तरीका 5 दिन का शेड्यूल टाइट किया था, इस 5 दिन के शेड्यूल में आपने अपने आप को क्या महसूस किया था? आपने जो पॉइंट रिवाइज किए, क्या इनसे आप सेटिस्फाइड थे? और अगर सेटिस्फाइड थे तो जरूर मुझे बताइए कि सर हम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। और कहने का तात्पर्य है कि हमें इसी तरीके से रिवीजन करते रहना है। तो अगर ये पॉइंट जो मैं रिवाइज आपको करा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपको मस्त पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। इसी पैटर्न पर अगर मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा ना, तो उम्मीद है कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट होगा, सुपर बेनिफिट होगा। तो सभी भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर। पहला पड़ाव हमारा क्या था? पहला पड़ाव था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं। दूसरा पड़ाव हमारा था आपका पीरियोडिक टेबल था। और तीसरा पड़ाव हमारा था केमिकल बॉन्डिंग, है ना? केमिकल बॉन्डिंग हमने जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी डिस्कशन किए, चाहे वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो, चाहे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो, चाहे कुछ भी, जो भी टॉपिक्स थे हमने प्रॉपर तरीके से आपके सामने डिस्कशन किए। और इसी के आगे अब हम बढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी में। अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं और आप आ गए हैं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर, जी हाँ, जहां पर जीत निश्चित है बिल्कुल आपकी, बस मेहनत करते चलिए, मेहनत करते चलिए, मेहनत करते चलिए, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे न बदल, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चलते रहना है। जिंदगी में सफलता देर से भले मिले, लेकिन मिलेगी निश्चित, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक की अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो रेडियो एक्टिविटी टॉपिक से आपको एक तो इन टर्मिनोलॉजी का जरूर पता होना चाहिए कि डिसइंटीग्रेशन यानी कि यूनिट्स क्या होती हैं। जरा हेलो हाय लिख दीजिए तो मैं समझ लूं कि आप जिंदा हैं। हेलो हाय लिख दीजिए तो मैं समझ लूं कि आप जिंदा हैं जी। तो यहां पर सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कि आखिरकार यूनिट्स क्या होती हैं। हाँ, यूनिट्स क्या होती हैं? तो यूनिट आप पहले बताएंगे, रविंद्र आप बताएंगे कि यूनिट, एक आप इन्हें यूनिट सुनी होगी, डीपीएस। राधे राधे। डीपीएस, डीपीएस का मतलब क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। वेरी वेरी गुड इवनिंग। रविंद्र, क्या डीपीएस का मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल है? बताइए जल्दी से। और यहां पर आप जानते हैं पहली यूनिट बड़ा डी के पर सेकेंड। हाँ बताइए। नहीं, डीपीएस का मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अनमोल ध्यान दो, ये है डिसइंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल सही है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। वो डिके ही है लेकिन इसे डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं पर सेकेंड। एक्चुअल वर्ड तो डिसइंटीग्रेशन है, डिके बोल दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल है वही चीज। क्यूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी यू से, सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी आई यहां पर लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं क्यूरी। तो जबरदस्त, ये सब चीजें आपको पता, मैंने देखो अलग ढंग से जब भी कोई चीज लाता हूं तो अलग ढंग से लाता हूं। आरडी किसको रिप्रेजेंट करता है? रामदयाल है। ये व्हाट इज आरडी? आरडी का मतलब क्या है? रामदयाल। और बीक्यू का मतलब क्या है? ये जानकारी रहनी चाहिए। आरडी का मतलब बताओ अनमोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडी? अनमोल यादव। रदरफोर्ड, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब है आपका रदरफोर्ड। बहुत ही जबरदस्त रिवीजन, वेरी गुड, नाइस। बीक्यू क्या है? बकरिया।
BQ का मतलब क्या है? बकरिया? नहीं, बैक्यूरल। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। BECQU, है ना? और स्पेलिंग बताओ। EREL होता है, चेक कर लेना। ठीक, बैक्यूरल। ये सब यूनिट्स आपको जबरदस्त याद होनी चाहिए। तो साथियों, आपको याद थी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब कुछ लोग इसको रिवाइज नहीं करेंगे, बोले ये तो मुझे आता है। तो आता तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आने से मतलब नहीं, मतलब है रुके रहने से। मेहमान आ जाता है घर में, अच्छी बात है, लेकिन मेहमान घर में रुकता कितनी देर है, ये उससे इम्पोर्टेंट बात होती है। आजकल मेहमान को रोकना कौन चाहता है? तो यूनिट्स हमें पता रहनी चाहिए। अब दूसरी बात, इनकी वैल्यूज भी पता रहे। मंजीत, वन वन जो है, वन रदरफोर्ड से चलते हैं। वन रदरफोर्ड RD इज इक्वल टू कितना होता है, याद है आपको? यानी कि 10⁻⁴, मुझे तो 6 याद है, आपको याद है? DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है, याद है आपको? वन बैक्यूरल किसके बराबर होता है? वन बैक्यूरल भी बराबर हो जाता है 1 DPS के। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये सब चीजें आपको रहे। और वन क्यूरी किसके बराबर होता है? ये वन क्यूरी CI किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 होता है। आप भी चेक कर लें, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और ये एग्जाम में आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद थी तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक टर्म और टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिनको आप आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप सबको पढ़ा पता है, आइसोटोप सबको पता है। आइसोटोप्स की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये 1H1, 1H2, प्रणाम मर्दन सिंह जी, 1H3, ये सबको पता है। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ये सबको पता है ना? इसी तरीके से 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, सबको पता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आइसोबार क्या होते हैं, इसे बताने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आइसोबार्स भी आपको पता होंगे कि आइसोबार कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं लिखे दे रहा हूं, आप हिंट ले रहे होंगे। 18 आर्गन 40 हो जाते हैं, और 20 कैल्शियम 40 हो जाते हैं। तो ये आपको जरूर पता रहना चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कौन सी चीज कहां पर सेम है। मंजीत, ये ऑलरेडी आपके माइंड में सेटअप है, यानी कि सब आपको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे जब डिस्कशन करूंगा, ये मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट आर आइसोटोन्स। देखो तरीका सही है ना रविंद्र, तरीका सही है ना, कि आपको जो आ रहा है उसको भी याद दिला रहा हूं, और जो नहीं आ रहा है उसको तो याद दिला ही रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है आपको याद दिलाना, मेरा फर्ज है आपको याद दिलाना, है ना? तो ये मैं आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। आइसोटोन्स की बात मैं करता हूं, तो यहाँ पर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो अधिकतर क्या होता है ना, इन छोटी छोटी चीजों को लोग पढ़ते नहीं, लेकिन इन्हीं के पढ़ने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हर छोटा कदम जब पड़ता है तो वो भरोसे की तरफ ले जाता है इंसान को, और यही बात लोगों की आज तक समझ में नहीं आती है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि हर छोटा कदम बड़े कदम की ओर ले जाता है, उसी दिन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पर कितना है। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कैसे निकलेंगे, 15 - 7 इज इक्वल टू यहाँ पर 8 आ जाएंगे। 8 न्यूट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से न्यूट्रॉन यहाँ पर आ गए आपके 16 - 8, यहाँ पर अभी आपके 8। तो दोनों आइसो टोन्स कहलाते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। राणा रविंद्र सिंह, समझ में आ रहा है बेटा? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, लोग सब कुछ समझते हैं, लेकिन ये बात, आइसोडायफर्स क्या होते हैं? आइसोडायफर्स, व्हाट आर द आइसोडायफर्स? बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोएस्टर, ये पूछा जाता है। आइसोएस्टर यानी कि ये दो चीजें यहाँ पर जरूरी, इन पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, बाकी मुझे बात करने की आवश्यकता थी ही नहीं। बताइए राणा रविंद्र सिंह जी, मंजीत, बाकी जितने भाई बहन, और कोई बहन हमारी ऐप पर आई हो वो बताए। बिल्कुल सुपर। और राजेश जी, सभी को समझ में आ रहा है, जिनके मैं नाम ले पा रहा हूं, क्योंकि वो लोग कांटेक्ट में, बाकी लोग अपना आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं है ना। एक टर्म है न्यूक्लियर आइसोमर्स भी है, न्यूक्लियर आइसोमर्स भी है, न्यूक्लियर आइसोमर्स। क्योंकि आजकल अभी मेहनत कर लोगे तो आगे जीवन में काम आएगा,
और अभी अगर आप बचोगे मेहनत करने से तो फिर जीवन में आगे मेहनत ही मेहनत करना पड़ेगी। देखो आइसोडायफर्स क्या होते हैं? आइसोडायफर्स वो होते हैं जहां पर n-p जो रेशियो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, यानी कि n-p की वैल्यू सेम होनी चाहिए। n-p वैल्यूज जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना राजकुमार? वेरी गुड, होनी चाहिए। सही है ना ये बात? सही है? कोई दिक्कत परेशानी बताइए? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, 100% आ रहा होगा। अगर एग्जाम्पल 9 यूरेनियम 235 ले लेते हैं और एंड दूसरा एग्जाम्पल 90 थोरियम 231 ले लेते हैं, तो क्या ये एग्जाम्पल अनमोल सही है? एग्जाम्पल अनमोल सही है ये? आइसोडायफर्स का एग्जाम्पल सही है? मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। जी, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। सही है ना? डिफरेंस, हाँ, n-p का डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करिए। हम्म, चेक कर रहे हैं ना? n-p वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहले न्यूट्रॉन निकालिए फिर प्रोटॉन निकालिए। चेक करवा दें क्या? चेक करवा दें क्या? 235 में से 92 घटाइए, फिर 92 घटा दीजिए जो आंसर आए उसमें से, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। चलिए बताइएगा कितना आ रहा है डिफरेंस। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? पहले न्यूट्रॉन निकालिए। यहां पर न्यूट्रॉन आएंगे आपके, मैं निकालता हूं। यहाँ पर न्यूट्रॉन आएंगे आपके 35, ये घटा दीजिए, टोटल वैल्यूज घटाइए तो ये आपका 3 हो गया। ठीक, शाबाश, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी चलो ठीक, बताएं, या कंफ्यूजन तो नहीं है? डिफरेंस तो निकाल ही लोगे यार, इतना तो आ ही जाएगा, नहीं तो पता लगा बच्चों की तरह बताना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग चल लेते हैं इसी आगे सीरीज में। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पर अगर वो स्पेसीज जहां पर नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, यानी आइसोस्टर्स क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम का मतलब हुआ, जैसे हमने यहाँ पर CO2 ले लिया, CO2, और यहाँ पर N2 ले लिया, तो दोनों में एटम का नंबर सेम है। मर्दन सिंह जी बताइए, सेम इलेक्ट्रॉन सेम एटम, बताइए जल्दी से। यहाँ पर CO2 है और N2 का एग्जाम्पल समझ में आया आपको? दोनों में एटम का नंबर सेम है। राजेश जी समझ में आया आपको? ठीक, वेरी गुड। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं? यानी कि इसमें न्यूक्लियर आइसोमर्स में क्या होगा, वो एटम्स किसी भी डिफरेंट एनर्जी लेवल हो लेकिन डिफरेंट हाफ लाइफ होनी चाहिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो न्यूक्लियर आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, हाँ। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स का मतलब होना चाहिए एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट एनर्जी लेवल एंड डिफरेंट हाफ लाइफ्स। उनकी यानी एटम्स तो लगे, न्यूक्लियर आइसोमर का मतलब एक दूसरे को देखने पर, हाँ, देखने पर तो ऐसा लगे कि सेम है, लेकिन वही होना चाहिए एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का एनर्जी लेवल डिफरेंट हो और उनकी हाफ लाइफ भी डिफरेंट हो। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर है। ये न्यूक्लियर आइसोमर कहलाते हैं क्योंकि इसमें एटम्स तो उसी एलिमेंट के हैं लेकिन एनर्जी भी डिफरेंट है और हाफ लाइफ भी डिफरेंट है। रविंद्र ध्यान दो, न्यूक्लियर आइसोमर की बात कर रहा हूं। लाइक बेंजीन बोराजाइन, ये न्यूक्लियर आइसोमर नहीं है, ये न्यूक्लियर आइसोमर नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स तो बराबर हो सकते हैं, वो सब पॉसिबिलिटी है। C6H6 बराबर करोगे तो वहां नंबर ऑफ एटम्स वो भी C3H3 वो सब बराबर आ जाएगा जी। हम्म, ठीक है, तो ये बात आप नोटिस करके रखिएगा। ठीक, तो बताइएगा इसमें अगर कोई डिफरेंस लग रहा हो आपको, क्या कुछ डिफरेंस लग रहा हो बता देना राजकुमार, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, उसको हम वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, वैल्यू बराबर करना चाह रहे हो? हम्म,
कर लोगे? चलो ठीक। अब एक फार्मूला आपको जरूर पता रहना है, जिसमें बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, अगर पेपर में पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा नहीं, अभी इतनी चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स। अल्फा बीटा पार्टिकल्स की मैं बात कर लेता हूं, तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? तो पहले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की बात कर लूं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपको याद होगा कैसे निकालते हैं, पता है? बताइए। मास नंबर का डिफरेंस करते हैं, यानी डिफरेंस डिफरेंस इन मास नंबर, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। मास नंबर में डिफरेंस निकालिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, वेरी गुड, शाबाश। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स अगर आप लेते हैं, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो बीटा पार्टिकल्स में भी आपको याद रहना चाहिए 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 2 गुणा करेंगे अल्फा पार्टिकल से, और माइनस करेंगे डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक नंबर में हम लोग डिफरेंस निकाल करके घटा देंगे, एग्जैक्ट आंसर हमें पता लग जाएगा। बहुत सुपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों को जरूर। और आपको यहीं पर मैं क्वेश्चंस भी 2-3 अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि अगर n अपॉन पी रेशियो पॉइंट्स है, ये जबरदस्त पॉइंट है, मैंने इसमें नंबर डालना मैं भूल गया, आपको नंबर पता रहे, ये पहला पॉइंट है, सुपर पॉइंट पहला पॉइंट है, जिसको हम लोग सुपर पॉइंट बोलेंगे। बहुत ही जबरदस्त यूनिट आपको जरूर पता रहे, क्योंकि इसी यूनिट में बहुत सारे लोग फंसेंगे और इसी यूनिट में बहुत सारे लोग अपने को पार ले जाएंगे, क्योंकि यूनिट अगर आएगी या नहीं आएगी, यूनिट वहां निकाल नहीं पाओगे, फार्मूला नहीं लगा पाओगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 ही आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 4 पर, अगर n अपॉन पी रेशियो को अगर देखें, तो n अपॉन पी रेशियो अगर आपका 1 हो जाता है, n अपॉन पी रेशियो अगर 1 हो जाता है तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? n अपॉन पी रेशियो अगर 1 हो जाता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल माना जाता है। इससे कम और ज्यादा है तो फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ चलेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1.33 हो जाए या फिर 1 पॉइंट लमसम जो भी हो जाए, तो स्टेबिलिटी को पार करना चाहिए। 1 के नियर में अगर आ गया, 0.91 आ गया, तो फिर स्टेबल मान लिया जाता है। तो ये बात भी आप बहुत नोट करके रखना, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन अगर कभी निकालने के लिए आ जाए तो उसका फार्मूला भी आप जरूर याद रखिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। जी, पैकिंग फ्रैक्शन आप जरूर निकाल करके रखिएगा। और पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो आइसोटोपिक मास आइसोटोपिक मास आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाई होता है, क्या होता है याद है आपको? मास नंबर से ही इसको हम लोग डिवाइड कर दें। अगर वैल्यू 0 हो जाती तो 1 से कम हो गई ना, अगर वैल्यू 0 हो जाती तो 1 से कम अनस्टेबल हो जाएगा ना, मंजीत, अनस्टेबल हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहीं पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर पॉइंट नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की, अगर एक अल्फा पार्टिकल, सपोज कर लो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ई है, और ई में से ई का एटॉमिक नंबर जो है वो जेड है, मास नंबर ए है, इसमें से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं, इसे एक्स मान लो, ज्यादा सही, एक्स वाई का रेशियो सही रहेगा यहाँ पर, तो ये बताओ क्या होगा? यहाँ पर वाई जो बनेगा, एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आती है, जबकि मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आती है। ये आपको अच्छे से पता होगा। बोले यार अनु सर, ये तो रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पर अगर हम बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं, बताइए राजेश जी, समझ में आ रहा है आपको? आपने आज पहले दिन क्लास ज्वाइन करी, इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो रहा नहीं? जेड कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है और मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही सुपर क्लास है भाई साहब, जबरदस्त है, रिवीजन एकदम मस्त हो रहा हो, ये लग रहा होगा कि अरे यार खुद याद हो रहा है। ये पॉइंट नंबर 7 पर चले आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, एक क्वेश्चन जो आ सकता है, जो संभावित है कभी कभी, कि कंप्लीट द रिएक्शन वाला पोर्शन आ सकता है, और कंप्लीट द रिएक्शन का पोर्शन अगर आता है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 बेरिलियम 9 ले लिया, और यहाँ
पर प्लस करके क्वेश्चन मार्क दे दिया और एरो लगाया, यहाँ 6 कार्बन 12 आपका बना दिया और यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन मार्क बना दिया। इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे मैं बी मान लेता हूँ। आंसर आपसे पूछता हूँ कि ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा। जी बताइए। जबरदस्त, एकदम आपका मस्त, जबरदस्त, एकदम फन्नाटी की क्लास है। मजा आ रहा होगा। रविंद्र याद हो रहा है सब। लग रहा होगा कि यार अब तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई साहब, अब याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर 0 and 1 बना दिया, यहाँ पर मैंने ए बना दिया और यहाँ पर मैंने बी बना दिया। बताइए ए और बी क्या है, जल्दी जल्दी बता दो मेरे लालों, फटाफट बता दो। ये आपका 2He4 हो जाता है अनमोल, वेरी गुड, शाबाश। और ये आपका 0 and 1 हो जाता है, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। इसी तरीके से यहां पर भी बता दो कि ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा। एकदम मस्त आपको बता रहा हूं, मस्त और जबरदस्त दोनों बातें, बहुत सुंदर। जी बताइए। बहुत जबरदस्त है, आप याद कर लो भाई सब, मजा आ जाएगा। पेपर में बचेगा नहीं, आज की क्लास से मिलेगा, 100% मिलेगा। जो लोग भी मेरी क्लास में हैं इस समय, उनको बेनिफिट होगा, निश्चित होगा, होगा होगा, 100% होगा। जी बताइए। यहाँ पर क्या आ जा रहा है सेकंड वाले में, यहाँ पर ए और बी बताइए, यहाँ पर ए और बी बताएं। यहाँ 2He4 होगा रविंद्र, लेकिन यहाँ पर आप जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2He4 हो गया, ये 12 और एक 13, यानी कि 11 और 4 15 हो जाता है ना, 11 4 15 हो जाता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या आएगा। जी वेरी गुड, 7 Nitrogen 14। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है परीक्षा में, और आप मेरी अगर बातों को ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परीक्षा में वो लाभ मिलेगा जिसकी आपको वास्तव में उम्मीद हमसे थी। और जवाब जरूर दिया करिए, अगर क्लास में है तो जवाब देने की कैपेसिटी, क्षमता लड़ने की है आपके अंदर, ये हमें कैसे पता लगेगा। और क्षमता लड़ने की अगर आपके अंदर है तो फिर दो हाथ आपस में हो जाने चाहिए, तभी हमें पता लगेगा। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं कि हम पता कर पाए, ठीक है ना। अब ये बताओ कि कोबाल्ट जो होता है वो 60, कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ होता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ होता है ना। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है कितना होता है, 74 होता है क्या, मुझे याद है, चेक कर लेना। आर्सेनिक 74 का यूज कहाँ होता है। हाँ यार क्या करें, फिजिक्स का मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ टीचर, लेकिन कोई तैयारी नहीं होता। वो तो कहते हैं सब तो अपना छोटी, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनकी बात हो रही, तो इसलिए कोई तैयारी नहीं होता। मैं बहुत कह चुका हूँ इस अल्टीमेट, मैंने लोगों से बात की थी, तैयार हुए फिर छोड़ दिया। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो इसके बाद आयोडीन, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कोई आजकल पढ़ाने का मूड ही नहीं बनाता, जिसको तनख्वाह मिलने लगती है वो कहता है जय हो, चुपचाप पढ़े रहो, जीते रहो मेरे लालों, ऐसे करके, शाबाश। यानी कि कार्बन 60, वो कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जरूर याद रखना, कैंसर ट्रीटमेंट, ये आएगा पेपर में, आएगा, 100% आएगा। आर्सेनिक 1474 बताइए किस में यूज होता है। हाँ, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर में भी होता है, ये भी डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, है ना, TUMOUR होता है, क्या होता है, ट्यूमर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें यूज होता है। सोडियम 24 क्या किस में यूज होता है बताइए, तो सोडियम 24 ब्लड क्लॉट कहाँ पर हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं। डिटेक्शन ऑफ, डिटेक्शन ऑफ, डिटेक्शन ऑफ बताओ, ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग, डिटेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, इसमें। और आयोडीन 3131 तो बड़ा फेमस होगा, थायराइड के ट्रीटमेंट में आता है ना। तो एक्टिविटी ऑफ थायराइड, इन थायराइड ट्रीटमेंट लिख देता हूँ, THYROID, थायराइड ट्रीटमेंट, है ना, थायराइड ट्रीटमेंट में प्रयोग होता है। और ये एनीमिया में, आयरन 59 जो होता है वो आपका एनीमिया में प्रयोग होता है। तो आप याद रखेंगे, ये मैं एनीमिया लिखे देता हूं, आपको याद रहेगा, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। और एक आइसोटोप, देखिए मेरी क्लास में आपको 100%, रविंद्र बताओ ये चीजें रिमाइंड हो रही हैं आपको, रिमाइंड हो रही। फास्फोरस 32 का यूज जो होता है वो किस में होता है, बताओ, फास्फोरस 32 का यूज बताइए जल्दी, राजकुमार, मनीष, बताओ, फटाफट बताओ जल्दी, फास्फोरस 32 का यूज कहाँ होता है।
पता है आपको? हड्डियों में होता है। पॉलीसाइथीमिया में होता है, ठीक है। पॉली स्पेलिंग ध्यान ना, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया में यूज होता है, नहीं पॉलीसाइथीमिया में, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं थ्रोम्बोसाइथीमिया में, THROMBO, थ्रोम्बोसाइथीमिया में यूज होता है, ठीक। अब आपने जो बोला है हड्डियों में, तो फास्फोरस की बात हो ही जाती है, यानी कि हड्डियों के अंदर जो टूटने की जो टेंडेंसी पैदा हो जाती है उसमें, या फिर ब्लड में डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर, इट्रियम 19 का यूज अगर आपको पता है, ये आपका हड्डियों में होता है। जो आप बोल रहे हो हड्डियों की बात जो कर रहे हैं, वो इट्रियम 90 का प्रयोग होता है, यानी कि अर्थराइटिस जिसे बोलते हैं उसमें प्रयोग होता है। तो अर्थराइटिस, RITI, अर्थराइटिस में प्रयोग होता है। मर्दन सिंह जी जानिए, ये सुपर पॉइंट आपको ढूंढने पड़ेंगे किताबों में, ये सुपर पॉइंट आपको किताबों में ढूंढना पड़ेंगे, इसलिए आप मेरे क्लास में रहेंगे ना, तो 100% आपको रिमाइंड आ जाता रहेगा, अरे यार ये बात तो बताओ, याद थी, मैं जान रहा था लेकिन याद नहीं आ रही थी, बस यही कह करके काम खत्म हो जाता है। अगर मान लो आपको आयोडीन, आपको सबको पता होगा, आयरन सबको पता होगा, सोडियम सबको पता होगा। हाँ, चट्टानों की स्टडी में भी यूरेनियम काम आता है, वो ठीक है। कार्बन डेटिंग में, आर्कियोलॉजी में कार्बन डेटिंग में भी काम आता है, बिल्कुल सही है। अर्थराइटिस का मतलब होता है वही हड्डियों का जो पेन होता है, हड्डियों में दर्द रहता है, ज्वाइंट पेन होते हैं, वो अर्थराइटिस कहलाती है ना, बिल्कुल सही है। कार्बन 14 का प्रयोग आपने रविंद्र बोल दिया है, तो आपकी बात भी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। कार्बन 14 का जो यूज है वो कार्बन डेटिंग में होता है, कार्बन डेटिंग। अब यहाँ बॉयज गर्ल्स डेटिंग ना लिख देना, कार्बन डेटिंग में होता है। तो हमने एक लड़के से कहा, बोले सर डेटिंग क्या होती है? डेटिंग का मतलब तो किसी को ले जाके बातें करना, अच्छे से बैठना। हमने, भैया क्या करोगे, यहाँ ऑपरेशन कराने का मूड है कि आपका 235 ये हो गया आपका यूरेनियम, ये स्टडी ऑफ है ना, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये बातें आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर रिएक्टर से मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को भी जरूरी याद रखना। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मैंने आपको याद करने की टेक्निक बताई है कि न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है, SU यहाँ पर भी है बच्चा, और यू यहाँ पर भी है, दोनों में यू है, तो फुस यहाँ पर सुस, तो ये सन हो गया, तो याद रहेगा ना। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो आपका एटम बम में होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। एटम बम में भी होता है, और आपका न्यूक्लियर, हाँ, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का यूज जो है वो अर्थराइटिस में बहुत कम होता है, वो उसके ट्रीटमेंट में होता है, डिटेक्शन की बात चल रही है भैया, है ना, ये बात आप ध्यान दो। एटम बॉम्ब में ये कंट्रोल्ड होता है, ये भी याद बात ध्यान देना, ये आपका कंट्रोल्ड होता है। और ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो, सॉरी, ये अनकंट्रोल्ड होता है, वेरी वेरी सॉरी, ये अनकंट्रोल्ड होता है, ये आपका अन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कंट्रोल्ड होता है। और ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आपका कंट्रोल्ड होता है, ये बात आपको नोट करनी चाहिए, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सन में फ्यूजन होता है, फ्यूजन में क्या होगा, कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पर छोटा बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर होता है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो कौन होता है? मॉडरेटर कौन होता है बताओ यार, मॉडरेटर का नाम बताओ। D2O, वेरी गुड, D2O, या फिर ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं।
अच्छा, कंट्रोलिंग रॉड कौन होती है मर्दन सिंह जी? कंट्रोलिंग रॉड्स किसकी होती हैं? कंट्रोलिंग रॉड्स किसकी होती हैं बताओ? बोरॉन या फिर कैडमियम की होती हैं? बोरॉन या कैडमियम की होती हैं? ठीक है ना, याद रखना, आप गलत बोल रहे थे, एक्सेप्ट करिए इस बात को कि गलत बोल रहे। फ्यूल क्या होता है? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल बताइए क्या था? न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल क्या था? फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल क्या था? यस, यूरेनियम 235। वेरी गुड, शाबाश अनमोल। तो ये मेरा एक सुपर रिवीजन था रेडियो एक्टिविटी का। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन यहीं पर दागे दे रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जवाब क्या है। यहीं पर 2-3 क्वेश्चन दागे दे रहा हूं, तमंचा मेरे पास में, आप बेफिक्र रहिए, फायर निकलेगा, यहाँ पर फायर निकलेगा। मात्र 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दे दिया तो मैं समझ लूंगा कि दीवाने हो। हाँ, the number of beta particles beta particles during अब ड्यूरिंग है ए, एक्स के ऊपर यहां पर सी, और यहां बना दिया आपका डी, और बाई के ऊपर पी। बताइए जल्दी से, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। ऑप्शन दे दूं आपको? ऑप्शन दे देता हूं, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 4, बी ऑप्शन दे देता हूं आपको डी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक, अभी कराता हूं, रुक जाइए। सी जो है वो आपको डी प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में यहां पर माइनस ए, और ए बी सी, डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, सब दीवाना बना देगा आपको। सब लोग पेन और कॉपी लेकर के कर डालिए। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो फिर आप पछताएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ पर माइनस का सी, बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। रविंद्र जल्दी से बताओ, जब तक मैं क्वेश्चन एक आधा और ढूंढ लूं आपके लिए। सी आएगा ना? शाबाश, वेरी गुड, सी ही आएगा भाई। सिंपल सी बात है, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने निकलेंगे? बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो कैसे निकालें हम बीटा पार्टिकल, बताओ? तो अल्फा निकालना पड़ेगा ना पहले। जी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब है आपका, और मान रहा हूं इस जवाब को आपके, बिल्कुल 100% श्योर। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सना, देखो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 का हाफ लाइफ जो है 57,600 है। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी इन हाउ मेनी ईयर्स इन हाउ मेनी ईयर्स 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम है, ठीक है, यहाँ का मैग्नीशियम समझ लो यार। इन हाउ मेनी ईयर्स 200 मिलीग्राम will be reduced to 25 मिलीग्राम। बताओ, बहुत ही जबरदस्त, सॉल्व कर दो यार। अब ऑप्शन देना तो बेकार ही है, अगर ऑप्शन चाहो तो मैं दे सकता हूं। ए ऑप्शन है 5760 ईयर्स, बी ऑप्शन
11,520 ईयर्स, और सी ऑप्शन 17,280 ईयर, और डी ऑप्शन 23,040 ईयर। बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगर आपने ये बता दिया तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत मस्त हो जाएगी भाई साहब, जबरदस्त हो जाएगी। आंसर बताओ रविंद्र, आंसर बताओ, मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, आंसर बताइए रविंद्र। सी होगा ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश, सी होगा, बिल्कुल राइट, सी होगा। क्यों होगा, रीजन आप जान लीजिए। देखिए, इनिशियल अमाउंट आपका 200 है और फाइनल अमाउंट 25 है। फार्मूला आपको याद होगा, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू हाफ की पावर n। ये आपको मर्दन सिंह जी फार्मूला तो याद होगा। आपने खट से फार्मूला लगा दिया, जो फाइनल अमाउंट है वो 25 है तो यहाँ 25 रख दीजिए, इनिशियल अमाउंट यहाँ पर 200 है वो 200 रख दीजिए। याद आया ना, यही लगाया होगा आपने, यहाँ n कर दीजिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आप जानते, 1/25 चौक 125 अट्ठे 200, 1/8 बराबर 1/2 की पावर n लगाया होगा। तो 1/2 की पावर यहाँ पर 3 कर दो, 1/2 की पावर n कर दो, तो यहाँ पर जनाब आंसर n बराबर आपका 3 आ गया। जब n 3 आ गया तो आप जानते हैं कि जो टोटल टाइम है वो हाफ लाइफ इंटू टी हाफ इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 5760 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 17,280 आ जाएगा। दो, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? नहीं जी, आया ना मजा, आया ना मजा राजकुमार, एक बार डांस कर दो। तो ये जबरदस्त इस तरीके के क्वेश्चंस ही अधिकतर आते हैं एग्जामिनेशन में। अब अगर मैं आपसे एक बात ये पूछ लूं कि अगर किसी भी आर्कियोलॉजिकल फॉर्मेशन को जो हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब कोई भी जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन होता है, आर्कियोलॉजिकल होता है, वो उसमें कौन सा जो है वो कार्बन यूज होता है, कार्बन 14 यूज होता है, कार्बन 12 यूज होता है, कौन यूज होता है बताओ। कार्बन 14, वेरी गुड, शाबाश। चलो एक बार और क्वेश्चन जबरदस्त आपको देता हूं, एक इसी का भैया है, बड़ा भैया है, नाराज मत होना। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सुपर क्वेश्चन ये भी है। हाफ लाइफ किसी सब्सटेंस का 5 ईयर है, यानी कि हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 5 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, 5 ईयर्स दिया हुआ है। टोटल अमाउंट जो 15 साल के बाद बचा, मैं लिख देता हूं, द टोटल अमाउंट लेफ्ट, द टोटल अमाउंट लेफ्ट, द टोटल अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। व्हाट, व्हेन कर दो यहां पर, व्हेन, रुक जाओ, व्हेन, व्हेन टोटल अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स, व्हाट आएगा, व्हाट आएगा, व्हेन नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट टोटल अमाउंट, या देन लगा लेना, जो भी है, स्पेलिंग का फर्क ना पड़े। व्हाट टोटल अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स इफ इनिशियल अमाउंट इज, अमाउंट इज 64 ग्राम। बताइए, आंसर बताइए। ऑप्शन दूं, ए बराबर हो जाएगा 16, बी बराबर हो जाएगा 2, और सी बराबर हो जाएगा आपका 32, और डी बराबर हो जाएगा आपका 8 ग्राम। जी बताइए। 8 ग्राम निकाल लोगे ना, सेम पैटर्न पर आंसर है, सेम पैटर्न पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बाद में भी और कराऊंगा, लेकिन अभी हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है,
तो रिवीजन टाइम पर अब मैं उठाने जा रहा हूं आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का रिवीजन। बहुत ही सुपर रिवीजन, अभी आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज हमारी बात होगी रिएक्शन मैकेनिज्म पर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शन मैकेनिज्म का रिवीजन। जबरदस्त रिवीजन भाई साहब, धुआं निकलेगा, आग निकलेगी, ये सुलगेगी नहीं, ये जलेगी अब। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा हमारे बातों पर, गंभीरता से रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि अब लगने वाली है आग। ठीक, तो जरा सतर्क रहिए, पेन कॉपी बैठ करके लेकर के बैठिएगा, क्योंकि अनुसर पूछने के हकदार भी है। अगर पढ़ाने के हकदार हैं तो फिर पूछने के हकदार भी अनुसर ही हैं। ठीक, और आपसे फिर बाद में परीक्षा पूछेगी कि आपने पढ़ा क्या था। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले छोटी छोटी बातों से बड़ी बातों की तरफ चलेंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता रहनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनमोल, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बचेगा नहीं, आपको अच्छा खासा मटेरियल यहाँ से प्राप्त होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला लैब में बनने वाला कंपाउंड कौन सा था, फर्स्ट लैब कंपाउंड कौन सा था, फर्स्ट लेबोरेटरी लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। बिल्कुल जड़ से लेकर के चलूंगा और आपको पहुंचा दूंगा मंजिल तक, जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं। यूरिया था, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि बॉन्ड का जो फिजन है वो कितने टाइप का होता है, बॉन्ड फिजन कितने टाइप का होता है। बॉन्ड फिजन आपने पढ़ा होगा कि भैया ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का, मेरे साथ चल रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। दो टाइप का होता है, एक होता है आपका होमोलिसिस होता है, और एक आपका हेट्रोलिसिस होता है। आप जानते हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यहाँ पर अब्बू और बब्बू दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले गए। अब्बू ने बब्बू से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब्बू अपना इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहे हैं, बब्बू अपना इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहे हैं। यहाँ पर अब्बू और बब्बू में लड़ाई हो गई, तो बब्बू ने अब्बू के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, अब्बू नंगे हो गए और बब्बू कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको हेट्रो और होमो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं? यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर चल लेते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है उसमें हमेशा अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली जैसे कंडीशन रहती है। तो कॉन्जुगेटेड होगा अगर प्लेनर है और उसमें पाई का कॉन्जुगेशन चल रहा होना चाहिए। ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में घूम रहा हो, या लोन पेयर के साथ में चल रहा हो, वो सब कॉन्जुगेटेड में ही आता है। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर केवल पाई बॉन्ड हो, ये कंडीशन नहीं। पाई बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तो पाई का पाई से कॉन्जुगेशन है, यानी पाई बॉन्ड के साथ ही कॉन्जुगेट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन है, ये अजीब सा क्वेश्चन बनेगा, पाई से पाई कॉन्जुगेट कर रहा है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन आपको पहली बार ये चीज मिलेगी आज एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप भी कहोगे सर ये क्या चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है भाई साहब, ये केमिस्ट्री का प्यार है। यहाँ पर देखो, यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पाई से पाई कॉन्जुगेट नहीं कर रहा है, यहाँ पाई का कॉन्जुगेशन लप्पू से है। तो पाई और लोन पेयर यहाँ पर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। ये आपको बड़ा अजीब सी महसूस इसलिए होगा कि आपको कॉन्जुगेशन तो याद है, लेकिन आपको अधिकतर वही बात याद है कि पाई से पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन याद है। अब अगर आपको अच्छे से पता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव लगा देता हूं, तो यहां पर पाई का कॉन्जुगेशन है, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में बोल सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में बोल सकता हूं। तो ऐसा नहीं कि कॉन्जुगेशन में केवल कंडीशन है
सी, ठीक है, जबरदस्त पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, मस्त पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। इसी तरीके से क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड, प्रभांशु याद है सब? वेरी गुड, शाबाश, अपनी पीठ एक बार थपथपा लो भाई। तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पाई और नेगेटिव का कॉन्जुगेशन है, यहाँ पाई और नेगेटिव का कॉन्जुगेशन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, जबरदस्त भाई साहब। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ क्या है तो आप बताएंगे मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यार। पाई का किसके साथ में है? पाई का यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में है। बोले नहीं अब आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में है, फ्री रेडिकल के साथ में नहीं। फ्री रेडिकल तो पूरा होता है भाई, नहीं, यही गोली खा गए भाई साहब, नहीं, फ्री रेडिकल नहीं बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा फ्री रेडिकल तो पूरा हुआ भाई, फ्री रेडिकल तो पूरा हुआ, ये पूरा हुआ फ्री रेडिकल। इज इट क्लियर? पूरा फ्री रेडिकल है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। समझ गए ना? यहीं पर हो गया गोली। तो अब ध्यान दीजिए ना भाई। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि कब कौन सी चीज कहां पर आ जाएगी और कब आपके साथ गोली का गोला हो जाएगा, पता नहीं लग पाएगा। तो यहाँ देखो, ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, यहाँ पर यूं बनाया, फिर यूं बनाया, और फिर यहाँ पर मैंने इसके अंदर हेलीकॉप्टर का पंखा लगाया, और उसके बाद मैंने एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा करके उड़ा दिया। तो मैं अब जानना चाहता हूं कि यहां पर आखिरकार पाई कॉन्जुगेशन किसके साथ में है? पाई कॉन्जुगेटेड विद किसके साथ में है? बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है, आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, जिंदा दिली से पढ़ रहे हैं, कोई आपको हरा नहीं सकता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, स्पीड मेंटेन करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आज आपको बहुत कुछ बताऊं। जी बोलिए प्रभांशु। जी वेरी गुड, शाबाश प्रभांशु, वेरी गुड, मेहनत बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है भाई साहब। हम्म। पी ऑर्बिटल, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। यानी पाई बॉन्ड और वैकेंट पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल तो है, लेकिन वैकेंट जो लिखा है ना शब्द, हाँ ये सबसे बेटर है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। जी, बैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, बैकेंट पी ऑर्बिटल भी होता है, दोनों है। पी है चूंकि कार्बन है तो पी ऑर्बिटल ही होगी निश्चित तौर पर। वेरी गुड, शाबाश। अब बहुत सुंदर, आपके जवाबों से मेरा दिल खुश होता है, और मुझे लगता है कि वाकई में आप जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपसे ये कंपाउंड कैसे है, ये कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक बताइएगा है या नहीं है? दिस इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? जल्दी बोलिएगा कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, बोले जल्दी से। दिस इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? जल्दी बताइएगा। सुपर क्लास, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने H लगा दिया, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने छोड़ दिया। ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? बिल्कुल सुपर, वेरी गुड। ये आपका एरोमेटिक है, शाबाश, ये एरोमेटिक है। ये बताइए, नीचे वाला एरोमेटिक है? एरोमेटिक है या नहीं है? नहीं है, जी, नो, वेरी गुड, शाबाश, ठीक, बहुत सुंदर। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ वो तो एंटी है, ठीक है। ये बताइए, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? जी बोले। दिस इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, बताइए। ये आपका एरोमेटिक है, ठीक है जी। ये कंपाउंड बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? जी बताएं, जबरदस्त।
जी, पिपराइडीन है। जी, पिपराइडीन है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे इसमें, हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp3, बहुत सुंदर, शाबाश, sp3 होती है, बहुत सुंदर, सही है, सही दिशा में आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। अब मैं आपसे कुछ कंपाउंड के आईपीसी नाम, केवल दो दो तीन तीन की बात चलेगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताइए आप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बता दीजिए। आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। बहुत सुपर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी, साइक्लोप्रोपेनॉल बिल्कुल सही है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनॉल, बहुत सुपर। दूसरे वाले का नाम बताइए जल्दी से, जल्दी से दूसरे वाले का नाम बताइए मनीष, फटाफट। वेरी गुड, शाबाश, यहां से नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी नाम अगर बताओगे तो यहां पर हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड हो जाता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जबरदस्त जगमोहन जी, शाबाश, आज लग रहा है फॉर्म में हो, आज हमें लग रहा है कि आप पूरी फॉर्म में हैं, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है। अब इसी के साथ मैं मौका वारदात पे घटना को अंजाम दे रहा हूं, और अंजाम मेरा ये है कि इस कंपाउंड का नाम आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश, सभी लोग जवाब दीजिए, मैदान में उतरिए सभी लोग। और आप लोग अगर मैदान में उतर गए तो मैं जान लूंगा कि आपका वाकई में बहुत ही सुपर, वेरी गुड। बताइए इसका नाम बताइए, बहुत सुंदर, नाम बताएं। इसमें जगमोहन जी, जी, देखिए इसमें करना क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नाम, आपने कोशिश अच्छी की है, टू, दोनों नाम आपने, टू ऑक्सो साइक्लो, क्या लिखा है, साइक्लोबायोटिक, समझ नहीं पाया मैं क्या लिखा है आपने। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेन ग्रुप यहाँ पर कीटोन ग्रुप जो है वो मेन ग्रुप माना जाता है, यानी कीटोन को स्ट्रॉन्ग ग्रुप मानते हैं एज कंपेयर टू CONH2। लेकिन कुछ किताबों ने CONH2 को भी स्ट्रॉन्ग, हाँ, मान लिया होगा, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन परफेक्ट वही है कि अगर आप इसे मानते हैं तो ये जो है वो आपका कार्बोक्सी एमाइडो है, तो सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ पर 2, ये अगर नंबरिंग करो तो 1 2 हो गया, 2 कार्बोक्सी, 2 कार्बोक्सी एमाइडो, 2 कार्बोक्सी एमाइडो हो गया, और साइक्लोब्यूटेनोन, वेरी गुड, साइक्लोब्यूटेनोन हो जाता है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो ये एक तरीका है, कुछ किताबों ने इसका, लेकिन परफेक्ट नाम यही है, परफेक्ट नाम यही, लेकिन कुछ किताबों ने ऑक्सो को अगर मान लिया है तो यहाँ पर 2 ऑक्सो हो जाएगा, ठीक है, 2 ऑक्सो, और साइक्लो करना पड़ेगा, 2 ऑक्सो, और आपका साइक्लोब्यूटेन है ना, साइक्लो कर देता हूं, ब्यूटेनामाइड कर देता हूं, ब्यूटेनामाइड हो जाता है,
ठीक है, तो ये भी दोनों है, लेकिन परफेक्ट नाम ऊपर वाला ही मानेंगे आप। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने मेहनत अच्छी कर रहे हैं, शाबाश, सुपर। इसका नाम बताएंगे क्या आप? इसका नाम बताएंगे क्या आप? जी बताइए, इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। ये दोनों पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन को 1,1 बोलते हैं, याद आया आपको? 1,1 बोलते हैं, इसे 2 और 2 बोलते हैं, इसे 3 और 3 बोलते हैं। अब बताइए नाम। इसे नाम देते हैं 1,1 बाईसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, तो हंसना बिल्कुल मत, हंसना मना है, हंसना मना है, ध्यान दीजिएगा। जी, इसको तो अब आपको पोजीशन बता देता हूं। 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इसके आगे 2, 2 यहां पर आ जाएगा, 2, 2 डाई डाई मिथाइल डाई मिथाइल, और इसी के नीचे आ जाएगा आपका 1,1 बाई साइक्लोप्रोपेन। इज इट क्लियर रविंद्र? इज इट क्लियर? ठीक है ना, सही है। चलिए, इन नामों को भी आप, हाँ जी ठीक, शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से नामों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कुछ नाम होमवर्क में नोट करिए और आप मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। ये होमवर्क है आपका, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। इसको मुझे बना करके और भेजिएगा, अभी नहीं, व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, जीआईसी के ग्रुप में डाल दिएगा। ये सब नाम क्या है? ये सब नाम क्या है बताइएगा। ठीक है, इनको आप बताइएगा जरूर, इनको होमवर्क के लिए आप नोट करिए और भेजिएगा व्हाट्सएप पर। बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो हम भी जानते हैं, इनके नाम आपको व्हाट्सएप करने हैं, बाकी अभी कुछ नहीं करना है। ठीक, अब मैं आपसे कुछ, देखिए रिवीजन का मतलब होता है कि हम आपसे हर चीज को टच में लेके चलें, जिससे आपका रिवीजन हल्के से होता रहे। ठीक, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वो बहुत ही सुपर है। देखिए सिस और ट्रांस सब जानते हैं, और ईजेड ये सब आपसे बात करेंगे। दो दो एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल आपसे डिस्कशन करूंगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, देखिए मैं आपसे जानूंगा कि ये बताओ, यहाँ पर मैं फ्लोरो लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपका क्लोरो लगा देता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ पर आई लगा देता हूँ, और यहाँ पर बी आर। बस इतना बताओ, ये जेड फॉर्म है कि ई फॉर्म है? जल्दी बता दो, ये जेड फॉर्म है कि ई फॉर्म है? अगर ये बता दिया आपने तो मैं जान लूंगा कि आपकी पढ़ाई एकदम सुपर चल रही है। ये बताइए, ये आपका कौन सा फॉर्म है? इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में अंतर बता दो, जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ। इसका आपने बिल्कुल जवाब सुपर दिया है, ये ई फॉर्म होती है। और ई फॉर्म क्यों होती है ये तो आपको पता ही लग गया होगा। ये वाला जो है, ये हायर ग्रुप है, ये लोअर ग्रुप है, ये आपका हायर ग्रुप है, ये आपका लोअर ग्रुप है, तो मतलब ये अपोजिट है, तो अपोजिट मतलब एंटी गीगन हो गए, तो सिंपल सी बात है, ई मतलब ट्रांस हो गया। वेरी गुड, शाबाश।
हाई, बिल्कुल सुपर। और ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, इधर वाला ये वाला सिस है, इसे सिस बोल सकते हैं या फिर जेड बोल सकते हैं, जेड भी बोल सकते हैं, इसे आप लोग ट्रांस बोल सकते हैं, है ना सुपर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपके लिए भूत बन करके आ सकते हैं। एक कंपाउंड और, मैं ज्यादा नहीं, यहाँ पर केवल रिवीजन है। रिवीजन का मतलब होता है कि हम कम समय में अपनी पूरी बात आपसे कह दें और कि आप हमें अंदाज लग जाए कि आप जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने आपका ये बनाया, ये कंपाउंड आपका ऐसे बना दिया, और एक कंपाउंड मैंने आपका ऐसे बना दिया, एक कंपाउंड ये है, और एक कंपाउंड मैंने आपका ऐसे बना दिया। ऐसे मान लो, चलो इसे डार्क कर देते हैं, एक ऐसे बना लो, ऐसे बना दो, ठीक है, एक मैंने ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर मैंने एक लाइट एक डार्क, दोनों लाइनें डार्क कर दी, और एक कंपाउंड की लाइन मैंने आपकी शेडेड कर दी, ऐसे करके। तो अब आप बताओगे कौन इसमें सिस है, कौन सा ट्रांस है, बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। रिवीजन बढ़िया हो रहा है ना, रिवीजन बढ़िया हो रहा है ना, बिल्कुल। ये सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म माना जाता है। वेरी गुड, पहला सिस दूसरा ट्रांस, शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरीके से भी आपको जरूर याद रखना चाहिए, एग्जाम्पल पेपर में पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं पूरी होती हैं पूछने की। तो इसी वजह से मैंने आपसे ये बातें पूछी। इस कंपाउंड का नाम अगर आप बता देंगे कि ये आर फॉर्म है या एस है, ये बता देंगे आप, जल्दी बताइए। ये मैं कंपाउंड यहाँ पर ओ OH ले रहा हूँ, यहाँ पर COOH ले रहा हूँ, यहाँ पर CH3 ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपका H ले रहा हूँ। बताइए इसका नाम, ये कंपाउंड आर है कि एस है, जल्दी बताइए। ये कंपाउंड आर है। इतनी स्पीड अगर आप मेंटेन जो आज करके दिखा रहे हैं, यही अगर आपने मेंटेन जो है वो पेपर में कर दी भाई साहब ना, तो फिर पेपर वाले घर पे आएंगे पूछने कि सिलेक्शन में, लिस्ट में तुम्हारा नाम कहां पर लिखे भाई, नाम कहां लिखे, तो तुम बता देना कि मेरा नाम टॉप पे लिख दो भाई जल्दी से। तो इसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं, जी बताइए ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका आर है, कौन सा है कि एस है, कैसे पता। देखो यहाँ पर एच नीचे है, कुछ करना नहीं है, पोजीशन डालनी है फटाफट। पोजीशन नंबर 1 किसे दोगे, 1 पोजीशन इसे दोगे, 2 पोजीशन इसे दोगे, आप 3 पोजीशन इसे दोगे, 4 पोजीशन इसे दोगे, तो आपको ये क्लॉक वाइज रोटेशन दिखेगा, सिंपल क्लॉक वाइज रोटेशन दिखेगा, तो यानी कि ये आर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर इसे देना पड़ेगा, 2 नंबर इसे देना पड़ेगा, 3 नंबर इसे देना पड़ेगा, 4 नंबर इसे देना पड़ेगा। ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है, मतलब ये एस फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया, सुपर क्लियर हो गया भाई साहब, मजा आ रहा है, बिल्कुल हमें भी आनंद आ रहा है पढ़ाते हुए। हरिओम, आपको भी आनंद जरूर आएगा। ये बताओ, ये स्टैगर्ड फॉर्म है कि इक्लिप्स्ड फॉर्म है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मैं फॉर्म बनाने जा रहा हूं, ये फॉर्म स्टैगर्ड है कि इक्लिप्स्ड है। अगर आपने बता दिया, कसम से आपका दीवाना हो जाऊंगा। ये फॉर्म बताइए जल्दी से, ये फॉर्म बता दीजिए, बहुत ही सुपर। थोड़ा सा चेंज मैं करना चाह रहा हूं, हैंग कर गया है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ये लाइन थोड़ी ऐसी लानी पड़ी। अब बताइए, ये यहां पर मैं एच लगा देता हूं। फर्स्ट स्टैगर्ड ये जो मैं बनाई है, ये आपने नाम मुझे बताया कि सर ये इक्लिप्स्ड है कि स्टैगर्ड है, जी बताइए। पक्का, इक्लिप्स्ड है, वेरी गुड। और अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, अब आप ये मत कहना सर आपने गलत बना दी ना, गलत बनाने से नहीं मतलब है, गलत बनाने से मतलब नहीं है। अगर अब मैं इसे बना दूं, तो अब बताइए ये कैसी फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म आपको दिख रही है। यहाँ पर मैं एच बना दे रहा हूं, यहाँ पर एच बना दे रहा हूं, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच,
और यहां पर भी एच बना दे रहा हूं। ये इक्लिप्स्ड है, आप इसे ध्यान से देखिए। अब आप ये मत कहना कि सर ये कैसी बनाई है आपने ना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों एच की दिशाएं अगर आप देखोगे तो ये दोनों दिशाएं आपको ऊपर की दिखेंगी। अब आप कहो कि नहीं साहब एग्जैक्ट बनाओ, तो किताबों में पेपरों में यही होता है, इसलिए मैंने ये कहा ये ऐसे भी बना दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तिरछी करने का कारण ही था कि केवल आपको कंफ्यूज करना। ये इक्लिप्स थी, इक्लिप्स थी, इस बात को आपको ध्यान देना है। अधिकतर लोगों ने स्टैगर्ड बोल दिया। ये जो है ये अब आप देखिए ये अब अपोजिट है, ये दोनों अब अपोजिट हैं। अब अपोजिट होने की दोनों सेम डायरेक्शन में चले गए ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, अब ये स्टैगर्ड बनी है। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए ये काम किया गया, वरना तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं ऐसे करता दोनों फॉर्म, ऐसे करता एक फॉर्म, ऐसे कर देता ये करता ना। ऐसे नहीं किया मैंने आपको थोड़ा सा एहसास कराने के लिए कि भाई साहब स्टैगर्ड ऐसे भी आ सकता है, वरना सरल तो मैं भी करके आपको दे देता। ठीक है, इस बात का ध्यान देना कि सरल करके तो मैं भी दे देता, दोनों की दिशाएं एक कर देता और आपको बता देता कि अब ये इक्लिप्स नहीं है, स्टैगर्ड आपको लग रही होगी। लग ऐसी रही जैसे स्टैगर्ड हो, लग ऐसी रही है जैसे इक्लिप्स्ड हो, सॉरी, लग ऐसी रही है जैसे इक्लिप्स्ड हो, लेकिन स्टैगर्ड है। ये बात ध्यान देना, अपने मन में कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, और कोई बात नहीं। अब चलिए इसी को मैं ये ऐसे भी बना सकता हूं। आप जानते होंगे कि इस तरीके से भी हमने, ये कौन सा फॉर्मूला है ये बताओ, ऊपर वाले कौन से कहलाते हैं, नीचे वाले कौन से कहलाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बहस का मुद्दा नहीं, अगर आपको आ रहा है तो उस पर आप सोचिए विचारिए कतई मत कि नहीं। अगर आपके मन में कोई बात चल रही तो सोचिए विचारिए नहीं, उसको आप क्लियर करिए, और ऐसी भी संभावनाएं ये मानिए। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एरो बनाया है। देखो जगमोहन जी, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एरो दिया है। अगर ये एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये एक दूसरे के फेस पर होने, हमेशा एरो एक डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, या तो अपोजिट हो, या तो अपोजिट होने चाहिए, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ आमने सामने होने चाहिए। हाँ जी, ऊपर सॉहॉर्स स्ट्रक्चर है, वेरी गुड, और नीचे आपका स्टैगर्ड, ये आपका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। आपने सही क्वेश्चन पूछा कि अगर ऐसा आया तो पहचानेंगे कैसे। बिल्कुल आपने सही पूछा है, और आपका जवाब भी मैं यही दे रहा हूं कि आप हमेशा उनके एरो को देखिएगा, बस बाकी मत देखिएगा कुछ भी, आपको समझ में आएगा। कंफ्यूजन करने के लिए ये किया है मैंने, वरना मैं सरल तो मैं भी करके दे सकता था आपको। तो यहाँ पर ये बताइए ये स्ट्रक्चर कैसे है। ये आपने इक्लिप्स जो ये इसे इक्लिप्स्ड बोलेंगे ना, यहाँ तो क्लियर हो जाता है, बिल्कुल इक्लिप्स्ड बोलते हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। और इसे आप स्टैगर्ड बोलते हैं, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बिल्कुल जगमोहन जी आप सही कह रहे हैं, अपोजिट ही होता है। अब आप नीचे वाले हाइड्रोजन देखो ना, अपोजिट है। नीचे वाले हाइड्रोजन चेक करो ना, अपोजिट जा रहे हैं। ये बाहर की तरफ, ये इसके रिस्पेक्ट में बाहर भाग रहा है, ये इस पे रिस्पेक्ट में भाग बाहर बाहर की तरफ भाग रहा है ना। अपोजिट का मतलब वही चीज है कि अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं इसे तिरछा कर दूंगा अभी आपको समझ में आ जाए खट से। आपको लग रहा है मन में भ्रम है कि मैं, आपने जो बोला है वो सही है, देखो मैं इसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा हूं, आप चेक करो। अभी आपको दिखने लगेगा कि सर आप सही बता रहे हैं। देखो दिखाऊं, ये ऐसे कर दीजिए आप। ठीक है, ये हल्का सा ऐसे ले आइए। ठीक, ये हल्का सा आप जो है ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये हल्का सा आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ सीधा कर दीजिए और यहाँ ले आइए। उसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया और खट से आ जाएगा अपना। आपको लगने लगेगा ये दोनों ऊपर है। उसी तरीके से ये दोनों ऊपर है, ये दोनों ऊपर है, ऊपर, और ये नीचे है, और ये केवल एक ऊपर है। ऐसे देखो ना, ये दोनों ऊपर है, और यहाँ पर केवल एक ऊपर है। ये देखिए ये तीनों, ये ऊपर है, ऊपर है अपर, ये भी अपर है, ये भी अपर है, बिलो नहीं है। इसीलिए डाउट हुआ आपको। अब क्लियर, अब लगने लगा होगा कि सर सही है, अब लगने लगा होगा कि सर सही है। अपोजिट तो है ही वो, लेकिन बनाने के तरीके से डिफरेंस आ गया है।
ये चीज है। चलिए अब ये बताइए, यहां पर एक चीज आपको और बताते हैं हम आपको कंफर्मेशन में, कि जैसे एक स्टेबल कौन सी फॉर्म ज्यादा होती है, ये बताइए ये फॉर्म कौन सी है, पहले फॉर्म पहचानिए जल्दी से। ये फॉर्म पहचानिए कौन सी है, बिना ही लिख दिया एंटी, अभी मैंने बनाई कहा जो आपने एंटी लिख दी यार। ये फॉर्म पहचानिए, ये कौन सी है। ये पहचानिए, ये चेयर फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है। शाबाश। और ये बताइए कौन सी है। थोड़ा बनाने में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ऐसे लिया, ऐसे कर रहा हूं, फिर ऐसे। ठीक, ये बताइए। ये फॉर्म बताइए कौन कौन सी फॉर्म है। ये चेयर फॉर्म हो गई, ये बोट फॉर्म हो गई, ये आपका ट्विस्ट बोट बोले जी, ट्विस्ट बोट कर दीजिए। और ये बताइए हाफ चेयर, ये हाफ चेयर बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए यहीं पर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होती है, चेयर। ठीक, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। ठीक है ना, सही है, याद रहेगा। और कंफर्मेशन में अगर हम बात करें, कंफर्मेशन में अगर बात करें तो यहां पर भी आपको याद रहना चाहिए रविंद्र, ये भी दोनों चीजें आपसे बात करते हैं। स्टेबिलिटी में अगर मैं आपसे कहूं गौची सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो गौची सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद स्टैगर्ड होती, जिसको एंटी बोलते हैं, स्टैगर्ड जिसे आप एंटी बोल रहे थे अभी। और उसके बाद पार्शली इक्लिप्स होती है, पार्शियली इक्लिप्स होती है। क्यों भाई, ऐसा ही तो है, बोलते रहो यार। ये उसके बाद फुल्ली होती है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। बोलिए यस और नो। एंटी गौची है, अब मुझे तो गौची पता है, चलो आप बताना। इसे एंटी भी बोलते हैं, इसे एंटी भी बोलते हैं। हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। एंटी गौची पार्शली, बाकी तो सब सही है। चेक करके बताओ रविंद्र, आप बोल तो सही रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक, सही कर देता हूं आपकी बात को, मुझे आपकी बात पर भरोसा है। आपकी बात पर भरोसा है। यहां पर जी 120 डिग्री, ठीक है, मुझे याद आ गया यहां पर एंटी। ठीक, एंटी, और यहां पर मैं लिख देता हूं स्टैगर्ड, नहीं मुझे याद आ गई आपकी बात, स्टैगर्ड, और यहां पर गौची। लेकिन मुझे ये भी याद आ गई, हाँ सही है, अगर यही केस जो है वो ग्लाइकॉल का हो या क्लोरोहाइड्रिन का हो, ग्लाइकॉल और एंड क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन का हो, तब मुझे वही लिखना चाहिए जो मैंने लिखा था, जो मैंने लिखा था, तब उस केस में गौची हो जाएगा, गौची और स्टैगर्ड हो जाएगा, गौची स्टैगर्ड, या जिसे एंटी आप बोलते हो तब हो जाएगा। और फिर आपका पार्शली, पार्शली इक्लिप्स्ड हो जाएगा, याद
मैंने एक कॉमन लिख दिया था बस, इसीलिए थोड़ा सा आपको भी डाउट हुआ, तो मैंने कहा डाउट आपको मिटा देता हूं, नहीं आप सोचोगे यार क्या कर दिया सर ने। यहाँ फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाता है। ठीक है, अब सही है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिल में, दिमाग में, लिवर में, फेफड़े में, गुर्दे में, कहीं और? चलो छोड़ो। अब एक चीज आप और बताओ, एक कंपाउंड मेरे मन में और जहन में आ रहा है मुझे, याद है, ये वाला कंपाउंड का नाम बता दो बस। इस वाले कंपाउंड का नाम बता दो। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। बताइए इस कंपाउंड का नाम बता दो बस। ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एलिन्स कहलाते हैं ना? एलिन्स कहलाते हैं ना? जी, ठीक है ना? अब कल हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस थोड़े करेंगे, और मतलब रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन भी कल करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती चली जा रही हैं। तो अच्छा लगा आपको? ये बताइए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइए कैसा लगा आपको, कैसा लगा? ठीक, ओके, गुड नाइट।